हाँ जी, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। सो वेलकम आपका एक और सेशन में जो है जेकेपीएसआई की आपको पता है कंप्यूटर सीरीज़ है जिसमें हम ऑलरेडी जो क्लास 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस वाले चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या हमने कवर किया था तब। तो जितने भी नेटवर्क्स हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन वैन वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ चाहे वो स्टार है, मेश है, बस है, वो सब हमने कंप्लीट कर ली थी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था केबल्स का, नेटवर्किंग केबल्स भी हमने पढ़ लिया था। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम इसमें करेंगे ओएसआई मॉडल। यहाँ से सवाल आते हैं और काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ओएसआई मॉडल को, तो आज हम ये भी कवर कर लेंगे पूरा। ओएसआई मॉडल के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विच, हब, रिपीटर, ये सब हम कर लेंगे। ठीक है, ब्रिज वगैरह। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी सवाल आते हैं। आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, सॉरी ईमेल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको ईमेल एंड इंटरनेट में बता दिए थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। तो मैं बात करूँ तो यहाँ तक इस एमसीक्यू से हम यहाँ तक हमने कर लिया था और आज ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल से हम शुरू करने वाले हैं। एमसीक्यू से मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, एमसीक्यू से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एमसीक्यू की, आपको पता चलेगा कि कैसे एमसीक्यूज फ्रेम होंगे और साथ साथ में आपका टॉपिक भी जो है वो क्लियर हो जाएगा इजीली। तो दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी। आपको बस एंड तक बने रहना। 3 टॉपिक जो बचे हैं नेटवर्किंग के वो हम कवर कर लेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर ओएसआई मॉडल से। अभी एमसीक्यू आप रहने दो, पहले हम ओएसआई मॉडल डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर आपको एमसीक्यू करने में भी मजा आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओएसआई मॉडल की। देखो, ओएसआई मॉडल की जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आप सब अपने नोटबुक पे हेडिंग डाल लें, ओएसआई हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसको डेवलप किया था आईएसओ ने। ठीक है, आईएसओ ने डेवलप किया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है आईएसओ की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किया कब था 1984 में। अब सवाल आता है कि सर इसको लाया क्यों था, तो मैं बताता हूँ क्यों लाया था। देखो, ओएसआई मॉडल के आने से पहले आपको पता है कि वर्ल्ड में अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर हैं। अब होता क्या था कि कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि ये एक एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का कंप्यूटर है, और ये कोई मान लो एचपी का कंप्यूटर है। अब क्या होता था, अगर इसको इस पे डेटा भेजना होता था एप्पल से एचपी पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था ओएसआई मॉडल के पहले। ठीक है, ये सिर्फ एप्पल से एप्पल ही कम्युनिकेशन कर सकता था, एप्पल से एचपी या एप्पल के अलावा कोई और ब्रांड से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं कर पाता था। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी को टैकल करने के लिए ओएसआई मॉडल लाया जाता है। और इसने क्या एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि दुनिया में कोई भी कंप्यूटर किसी भी डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर को डेटा भेज सकता है, रिसीव कर सकता है। बस इसी चीज़ को, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे विंडोज़ पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे या लिनक्स पे जो उसका कंप्यूटर है वो वर्क कर रहा है, तो आपस में जो कम्युनिकेशन पॉसिबल करने के लिए ओएसआई मॉडल लाया जाता है। समझ में आया ओएसआई मॉडल लाया क्यों? जिसकी फुल फॉर्म ही यही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर के बीच में, चाहे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग क्यों ना हो। तो अगर ओएसआई मॉडल के पहले ये सब पॉसिबल नहीं था, और लेकिन ओएसआई मॉडल के आने के बाद ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और सभी जितने भी कंप्यूटर की कंपनीज है सबको ये स्टैंडर्ड मानने पड़ते हैं। और इन्हीं स्टैंडर्ड को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया इसको लाने का। दूसरा रीज़न क्यों लाया गया, क्योंकि जो ओएसआई मॉडल है उसका जो प्रोसेस है, वो उसके जो फ्रेमवर्क है वो टोटल 7 लेयरों में डिवाइडेड है। ठीक है, 7 लेयरों में डिवाइडेड है। अब इस डिवीजन का जो मेन रीज़न यही है ताकि हम फॉल्ट चेक कर सकें अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ सके, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक लेयर होती है। आपको पता है ओएसआई मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर होती हैं। अगर मैं बात करूं, सपोज करो किसी कंप्यूटर में इंटरनेट बंद हो गया, उसकी वायर टूट गई। ठीक है, तो ये जो फॉल्ट होगा ना, ये जो फॉल्ट होगा ये होगा फिजिकल लेयर का। किसका होगा? फिजिकल लेयर का। और अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट काम नहीं कर रही, तो वो किसका फॉल्ट होगा? वो होगा एप्लीकेशन लेयर का। तो इसीलिए जो है वो इस प्रोसेस को 7 लेयरों में डिवीजन कर दिया गया है। इसका जो एक फ्रेमवर्क है उसके लिए 7 लेयर अलग अलग बना दी गई हैं, ताकि कोई भी फॉल्ट हो उसका एक पर्टिकुलर एक लेयर हो। समझ आई? तो इसलिए ओएसआई मॉडल आई है, और उसके बीच में जो उसका फ्रेमवर्क बनाया गया वो बनाया गया 7 लेयरों में। ठीक है, समझ आ गई? अब हम पूरा पढ़ेंगे कितनी लेयरें होती हैं। ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, सातों की सातों लेयर, और वो किस टोपोलॉजी पे काम करते हैं, कौन सा डिवाइस उस पे काम करता है, तो हम सारी चीज़ें अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने लिख लिया होगा कि ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डेवलप किसने किया है इसे? आईएसओ ने। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कब किया था? ये डेट याद रखना, 1984 में किया था।
ठीक है, 1984 में इसको किया था। ठीक है, अब हम एक एक लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखनी है फिजिकल लेयर, जिसे हम लेयर 1 कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहले आ जाती है हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर। और याद रखना, ये जो लेयर होती है, सबसे पहले अपने नोटबुक में यही डाल लो कि ये रिलेट होती है हार्डवेयर के साथ। ये हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था कि अगर हमारी वायर टूट गई, तार टूट गई, उसकी वजह से हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो किस लेयर में आएगा? वो फॉल्ट आपका फिजिकल लेयर में काउंट होगा, जिसे हम लेयर 1 कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? आपको पता है, जो हमारा डेटा होता है वो 0 से 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी डेटा को ये फिजिकल मीडियम, जो हमारी वायर्स होती हैं, उसके साथ ये ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। और याद रखना, इस लेयर की जो डेटा यूनिट होती है, वो भी आपको याद रखनी है। इस लेयर की जो डेटा यूनिट होती है वो होती है बिट्स। ठीक है, और कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस इसमें काम करते हैं, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस इसमें काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हब हो गया, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हम करेंगे आगे। हब हो गया, रिपीटर हो गया, अभी बस आपको साथ साथ में लिखना है। हब हो गया, रिपीटर हो गया। ठीक है, केबल्स हो गई हमारी। ठीक है, केबल्स में चाहे वो फाइबर ऑप्टिक हो, कोएक्सियल हो, ठीक है, ये सब। और हमारा आ जाता है मॉडम। मॉडम भी हमारा किस पे वर्क करता है? फिजिकल लेयर 1 में करता है। और याद रखना कि कौन सी लेयर होती है? लेयर 1 होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसका बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये एक लेक्चर देख लो। आई होप कोई भी है ना, सीजीएल मेंस के भी आप एमसीक्यूज लगा लोगे, जो कंप्यूटर का सेक्शन रहता है। ठीक है, आराम से उस लेवल तक का पढ़ेंगे हम। और एक और ये चीज़ याद रखना कि इसकी टोपोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि फिजिकल 1 कौन सी टोपोलॉजी पे वर्क करता है, इस पे कौन कौन सी जो टोपोलॉजीज हैं वो वर्क करती हैं। तो पहला स्टार, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, स्टार वर्क करती है, रिंग करती है। ठीक है, और बस टोपोलॉजी इस पे काम करती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ट्रांसमिशन मोड, ये भी याद रखना कि जो मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड पढ़ाए थे, कि डेटा कौन से मोड में ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिशन मोड की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले सिंप्लेक्स। तीनों आ जाएंगे, सिंप्लेक्स भी आ जाएगा, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स भी आ जाएगा, और फुल डुप्लेक्स भी आ जाएगा। हाफ डुप्लेक्स आ गया और फुल डुप्लेक्स भी आ गया। ठीक है, फुल डुप्लेक्स। और चिंता करने की बात नहीं है, आपको पूरे ओएसआई मॉडल के नोट्स मिल जाएंगे, पूरे नेटवर्किंग के डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसी को मिलेंगे जो पेड मेंबर होगा। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप समझो। अगर हो सकता है तो अपने, मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया रहता है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, ताकि आपको फिर वो चीज़ें याद भी रहती हैं। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं, आपको डिजिटल नोट्स इसके सब कुछ उसमें लिखा होगा, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही लिखा होगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हो गया हमारा फिजिकल लेयर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल लेयर, सॉरी, जो हमारी लेयर दूसरी आ जाती है, वो आ जाती है हमारी डेटा लिंक लेयर, जो होती है हमारी लेयर 2। अब हम बात करते हैं, हमारी जो दूसरी लेयर आ जाती है ओएसआई मॉडल की लेयर पे, तो वो आ जाती है डेटा लिंक लेयर, जिसे हम डीएलएल कहते हैं। और ये कौन सी होती है? लेयर 2। ठीक है, ये लेयर 2 होती है। अब डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या होता है? मैंने आपको बताया, फिजिकल लेयर से जो हमारा रॉ डाटा आता है, आपको पता है 0 से 1 इस फॉर्म में आता है। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है? इस डेटा को ना डिवाइड करती है, ब्लॉक्स में डिवाइड करती है, जैसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती है। और इन्हीं ब्लॉक्स को कहा जाता है फ्रेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रेम्स। ये याद रखना कि डेटा लिंक लेयर में डेटा यूनिट को हमेशा फ्रेम कहते हैं। जो डेटा की यूनिट होती है उसको हमेशा फ्रेम्स कहते हैं, और वही फिजिकल लेयर में हम क्या कहते थे? उसको बिट्स। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं? फ्रेम। ये चीज़ अपने दिमाग में नोट डाउन कर लेना, सीधे सवाल आ जाएगा। ठीक है, फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स बनाती है डेटा लिंक लेयर, याद रखना। ठीक है, ये फ्रेम्स बनाती है। और फिर यही जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जो आपका डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, तो वो भी याद करना आपको, कि डेटा लिंक के अंदर कौन से डिवाइसेस होते हैं। वो चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर होता है स्विच, ब्रिज आ जाएगा, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और आपको इंपॉर्टेंट इसकी डीएलएल की याद रखनी है। क्वेश्चन आता है कि मैक एड्रेस किस पे काम करता है। अब
सबसे पहले मैक एड्रेस की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये जो होता है ये 48 बिट का होता है। 48 बिट का एक फिजिकल एड्रेस होता है। अब ये क्या होता है देखो, जैसे इंटरनेट पे आपको किसी कंप्यूटर की आइडेंटिटी बतानी है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हमारा होता है तब वहाँ पे आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। लेकिन लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में किसी कंप्यूटर की आइडेंटिटी बतानी है तो उसके लिए होता है मैक एड्रेस, और वो 48 बिट का होता है, ये याद रखना। और ये किस पे काम करता है, ये काम करता है आपके डेटा लिंक लेयर में, जिसे हम लेयर 2 कहते हैं। आगे बहुत ज़्यादा एडवांस पूरा ये, अगर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग का एक टॉपिक आ जाता है कि ये जो फ्रेम्स जो मैंने आपको बताया था, ये फ्रेम्स फिर मैक एड्रेस में डिवाइड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। लेकिन उतना नहीं जाना है, हमने सिंपल रखना है लॉजिक अपना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। एग्जाम फैक्ट्स में साथ साथ बता रहा हूँ कि मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट का होता है, और वो क्वेश्चन आ जाए कि किस किस लेयर पे काम करता है, तो याद रखना डेटा लिंक लेयर पे आपका मैक एड्रेस काम करता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर हमारे पास आ जाएगी, वो है नेटवर्क लेयर, और इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेटवर्क लेयर। अब पहली दो लेयर में क्या था, पहली दो लेयर में क्या था कि सर रॉ डेटा था 0 1 फॉर्म में, वो क्या बनता है, फ्रेम्स बनता है। डेटा लिंक लेयर उसे फ्रेम्स बनाती है। अब फ्रेम्स के आगे उस डेटा को पहुंचाना भी तो है फिर, और नेटवर्किंग लेयर यही रूटिंग का काम करता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है और उसी को डेटा को फिर रिसीवर की तरफ भेजता है। ठीक है, ये इसका काम होता है, रूटिंग का काम होता है। क्या काम होता है इसका, रूटिंग का। तो इसके अंदर हार्डवेयर डिवाइस भी अब रूटर आ जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेम्स को क्या किया इसने, फिर फ्रेम्स को आगे इसने फर्दर रूट कर दिया, डेटा के लिए बेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड कर दिया। और याद रखना ये जो नेटवर्क लेयर है ये आईपी एड्रेस भी असाइन करती है। आईपी एड्रेस का असाइनिंग का काम भी इसी का होता है, नेटवर्क लेयर का। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब याद रखना, शॉर्टेस्ट रूट तो इसने फाइंड किया, 0 1 से फ्रेम्स बना, फिर फ्रेम से बनते हैं नेटवर्क लेयर में, याद रखना, पैकेट्स। और यही इसकी डेटा यूनिट्स होती है। डेटा यूनिट्स साथ साथ में आपने याद रखने हैं। फिजिकल लेयर की क्या थी, बिट्स। डेटा लिंक लेयर की क्या थी, तो याद रखना फ्रेम्स। और नेटवर्क लेयर की क्या थी, पैकेट्स। ठीक है, ये बताएगा कोई नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, सीधे सवाल आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 20 में से 20, चाहे 15 क्वेश्चन है, चाहे 20 क्वेश्चन है, चाहे 25 क्वेश्चन है, टारगेट ये रहना कि यार फुल मार्क्स लेने हैं कंप्यूटर में। उसी हिसाब की अप्रोच रखनी है और उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो पैकेट्स होता है इसके अंदर, जो डेटा यूनिट होती है वो पैकेट्स होती है। अब हार्डवेयर डिवाइसेस की बात कर लें कि कौन कौन से डिवाइसेस इसमें वर्क करते हैं, तो याद रखना इसमें जो डिवाइसेस वर्क करते हैं वो करता है स्विच, स्विच करता है, ब्रिज करता है। ओ सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दिया, उसका डेटा लिंक का। हाँ, रूटर काम करता है इसके अंदर। सबसे पहले आपको याद रखना, रूटर, रूटर जो है वो उसके अंदर काम करता है। ये डिवाइस आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया कि ये आईपी एड्रेस असाइन करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और हमेशा ये भी याद रखना कि आईपी एड्रेसिंग जो होती है वो नेटवर्क लेयर पे काम करती है। ये नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है, नोट बना के। नेटवर्क लेयर हो गई। ठीक है, फोर्थ है, फोर्थ जो हमारी लेयर आ जाती है वो आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये होती है लेयर 4। और याद रखना, एग्जाम फैक्ट याद रखना, इसे ओएसआई मॉडल का दिल कहा जाता है, नोन एज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। हार्ट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है यार, बेस्ट तरीका यही होता है पढ़ने का एमसीक्यू सेशन से। ठीक है, पीडीएफ रट के कोई फायदा नहीं होता, उसमें रट तो लोगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। फिर वही अगर उसने लैंग्वेज चेंज करके कुछ सवाल पूछ दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो यार कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर कर लो, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। ठीक है, पीडीएफ सामने रटने से या स्लाइड्स ही बार बार दिखाने से उसमें डेटा लिखा हुआ, तो वो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसको हार्ट कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और इसका जो मेन काम होता है एंड टू एंड कनेक्शन, ये चीज़ अपनी नोटबुक सबसे पहले लिखनी है कि इसका क्या काम होता है, एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करना। और यही इंश्योर करता है कि आपका पूरा मैसेज जो है बिना किसी लॉस के सक्सेसफुल डिलीवर हो जाए आपके रिसीवर तक। मतलब यही अब्स्ट्रक्शन को हटाता है, और ये इंश्योर करता है कि आपका पूरा मैसेज बिना किसी लॉस के, उसमें कोई भी कमी ना आए, और वो सक्सेसफुली जो है एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो जाए। ठीक है,
और इसका याद रखना डेटा यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो डेटा यूनिट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, अगर मैं बात करूँ, वो होता है सेगमेंट्स। सेगमेंट्स होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जो आपको इसके डिजिटल नोट्स मिलेंगे उसमें सब कुछ होगा कि कौन सी लेयर कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करती है। ये एडवांस काफ़ी हो जाता है, लेकिन आपको डिजिटल नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, और यूज़र डेटाग्राम, यूडीपी जिसे हम कहते हैं, उस पे वर्क करती है। और यूडीपी जो है हमारा स्ट्रीमिंग में, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, उस पे वर्क करती है, ठीक है। अगली लेयर की तरफ हम चलते हैं। अगली लेयर है हमारे पास, जिसे हम सेशन लेयर भी कहते हैं, और ये सबसे आसान है, आप समझ जाओगे, ठीक है। आ जाती है हमारी अगली लेयर, फिफ्थ लेयर जो है वो है सेशन लेयर, ठीक है। अब सेशन लेयर में क्या होता है, ये लेयर जो होती है ना, वो दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन मैनेज करती है। कनेक्शन कैसे मैनेज करती है, सपोज करो कि आपने अपने दोस्त को वीडियो कॉल लगाई, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, कनेक्शन चल रहा है। तो वो काम किसका, सेशन लेयर का। अब क्या करते हो, आपने वीडियो कॉल कट कर दी, तो सेशन क्या हो गया, गायब हो गया। तो यही शुरू करना और उसको टर्मिनेट करने का जो काम होता है, वो किसका होता है, लेयर 5 का, जिसे हम सेशन लेयर भी कहते हैं। ये क्या करती है, सेशन को एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देख, अगर आपने कहीं पे कुछ मतलब लाइव कर रहे हो, तो जब आप उसको एंड करते हो तो आ जाता है सेशन एंडेड। वो किसका काम होता है, वो इसी सेशन लेयर का काम होता है, याद रखना। और इसमें जो डेटा यूनिट होता है, वो याद रखना, वो होता है डेटा। इसमें डेटा यूनिट होता है डेटा, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यही है सेशन लेयर में, इसमें और कुछ नहीं है। अगली है हमारी लेयर जो है वो सिक्स्थ लेयर है। सिक्स्थ लेयर हमारी आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, और इसको सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं, याद रखना, ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स लेयर। इसको सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं, सिंटैक्स, ठीक है, या ट्रांसलेटर भी कहते हैं, सिंटैक्स या ट्रांसलेटर आप कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन लेयर के ना दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। सिक्योर कैसे बनाता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करके। देखो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने अपना डेटा यहाँ पे भेजा। अब ये डेटा को क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये, तो ये क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसको क्या करेगी, इनक्रिप्ट कर देगी, ताकि ये किसी को दिखे ना। और जैसे ही ये रिसीवर के पास पहुंचने वाला होगा, उसको क्या कर देगी, डिक्रिप्ट कर देगी। क्या किया इसने, कम्युनिकेशन को सिक्योर कर दिया, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या करती है ये प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी चीज करती है कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन करनी है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो इसी सेंटर ने क्या किया, व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी। अब फोटो का साइज क्या है, काफी बड़ा है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी ना, इस फोटो को कंप्रेस कर देगी। और जैसे ही इसका कंप्रेस होने की वजह से क्या हो गया, इसका डेटा का जो साइज है वो कम हो गया। और जैसे ही ये रिसीवर के पास पहुंचने वाली होगी, इसको ओरिजिनल साइज में वापस कर देगी। तो ये दो काम होते हैं किसके, आपके प्रेजेंटेशन लेयर के। आई होप चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, और इसको सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। इसी रीजन से ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी भी जो डेटा यूनिट होती है वो भी क्या होती है, डेटा। सबकी मैंने आपको डेटा यूनिट बताई है, वो चीज़ें आपको याद रखना। इसकी जो डेटा यूनिट होती है वो भी डेटा यूनिट होती है, इसमें कोई पैकेट वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और फॉर्मेट्स, इसका बस ये याद रखना कि इसमें फॉर्मेट्स कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फोटो भेजी वगैरह, वो सब जैसे जेपीजी, जेपीजी आ गया आपको फोटो के लिए, ठीक है, एमपीईजी और गिफ। ये आपने याद रखना है, बस इसको रट लेना है, ठीक है। ये फॉर्मेट्स होते हैं। अब हम अगली बात करें तो वो हमारे आ जाती है सातवीं लेयर, जो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या है, उससे पहले एक चीज याद रखना, अभी समझाता हूँ। ये 7 लेयर्स है ओएसआई मॉडल की, और इन्हें हमेशा
बॉटम से टॉप अप्रोच से देखा जाता है। तो मतलब जो 7वीं लेयर होगी ना, वो क्या होगी, ये सबसे टॉपेस्ट लेयर होगी और जो 1 होगी वो सबसे बॉटम में आएगी। तो इसको बॉटम से टॉप में देखा जाता है, इस अप्रोच से ओएसआई मॉडल को देखा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मतलब जो 7वीं लेयर है ना, ये सबसे लोएस्ट नहीं है, ये सबसे टॉपेस्ट लेयर है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होगी, इसकी जो रैंकिंग है वो 7 है, लेकिन है क्या ये ओएसआई मॉडल में सबसे टॉपेस्ट लेयर है, ठीक है? ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। और याद रखना, इसे सबसे पहले इसका जो मेन काम है, ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और जो यूज़र होता है ये सबसे उसकी क्लोजेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है। जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, वेब ब्राउजिंग करते हो, अपना ईमेल, जीमेल ओपन करते हो, ठीक है? फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हो, तो वो सब किस में आ जाता है? एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है, ठीक है? इससे हम नेटवर्क की जो सर्विसेज़ होती हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मैं बात करूँ ईमेल हो गया, ठीक है? वेब सर्विसेज़ हो गया। तो एप्लीकेशन लेयर का सिंपल सा काम है कि आपको क्या करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा जिसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 3 मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, पहला क्या है कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया, यहाँ पे लिख लेना यूज़र इंटरफेस। दूसरा क्या किया कि नेटवर्क सर्विसेज़ का एक्सेस, मतलब जैसे ईमेल का एक्सेस, ईमेल हो गया, ठीक है? वेब ब्राउज़िंग हो गई, उसका एक्सेस प्रोवाइड किया, ठीक है? और एक होता है, चलो वो बाद में बताऊँगा। थर्ड है, इसका जो डेटा यूनिट होता है वो भी क्या होता है, डेटा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो डेटा यूनिट होता है वो भी क्या होता है, डेटा। तो ये हो गई आपकी 7 की 7 जो इम्पोर्टेंट जो ओएसआई मॉडल की लेयर्स हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? और इसमें जो एप्लीकेशन लेयर का ना नेटवर्क डिवाइस याद रखना, इसमें होता है गेटवे। ये जब हम नेटवर्किंग डिवाइस आगे करेंगे तो बताऊँगा। इसमें जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो होता है गेटवे। ये आपको बस अभी अभी तक याद रखना है, ठीक है? तो ये हो जाते हैं आपकी 7 की 7 लेयर्स मैंने कंप्लीट करवा दी। आई होप आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अपने नोटबुक पे नोट बना के लिखना, ठीक है? नोट बना के लिखना, क्या कि जो लेयर 5, 6 और 7 होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स, सॉफ्टवेयर लेयर्स। और अगर मैं बात करूँ लेयर 1, 1, 2 और 3, ये जो लेयर्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर लेयर्स, हार्डवेयर लेयर्स। अब बची कौन-कौन सी याद रखना, एक बच गई हमारी 4, 4 जो होती है ना वो इन दोनों के बीच में एज़ ए ब्रिज काम करती है। तो 4th लेयर को हम ब्रिज लेयर भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है? तो ये हो गया पूरा, मैंने आपका एक-एक चीज़ बता दी ओएसआई मॉडल की। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया ओएसआई मॉडल का। अब आप ओएसआई मॉडल का कोई भी एमसीक्यू लगाओ, आप ईज़िली कर लोगे। अभी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेज़ भी हो गए, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज़ चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ओएसआई का मॉडल का टॉपिक है, तो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा। अब जैसे ही एमसीक्यू आएगा किसका, अभी तो 4 से 6 से 7 एमसीक्यूज़ होंगे ओएसआई मॉडल के। आगे जो नेटवर्किंग डिवाइसेज़ के एमसीक्यूज़ होंगे, फिर हम नेटवर्किंग डिवाइस देखेंगे। सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ 10th। अब आपको इसको पढ़ना है और क्वेश्चन बताना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन-सी है। ठीक है? तो पढ़ लिया ना सवाल? देखो, अब मेरे को यहाँ पे सामने-सामने नज़र आ रहा है कि कौन-सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसमें जो सी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पांसिबल फॉर एन्क्रिप्टिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा, जबकि मैंने ऐसा नहीं बताया था। मैंने आपको कहा था कि ये जो काम होता है ये आपका होता है किस लेयर का? प्रेजेंटेशन लेयर का, जो कि लेयर 6 है उसका काम होता है। ठीक है? एन्क्रिप्टिंग और डिक्रिप्ट करना। ठीक है? बाकी एप्लीकेशन लेयर में मैंने आपको बताया कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है एंड यूज़र के। और जब आपको पीडीएफ मिलेगी डिजिटल नोट्स की, उसमें सारा लिखा होगा कौन सी लेयर कौन सा प्रोटोकॉल हैंडल करती है। और ये भी मैंने बताया था, फिजिकल लेयर ट्रांसमिट बिट्स, जो इसकी डेटा टाइप होती है क्या होती है, बिट्स ओवर ए फिजिकल मीडियम। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 11th पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब इसको भी ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। ठीक है? तो फिजिकल लेयर मैंने आपको बताया था, रे डाटा, जो रॉ डाटा होता है उसको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो और बिट्स इसकी क्या होती है, यूनिट।
और डेटा लिंक की मैंने आपको बताया था, डेटा लिंक का मैच करो क्या हो जाएगा, ये मैक एड्रेसिंग की फ्रेमिंग करती है, बताया था मैंने आपको डेटा लिंक की। अब नेटवर्क लेयर क्या होगा, इसका क्या काम होता है, मैंने कहा था इसमें कौन सा डिवाइस एसोसिएट होता है, तो रूटर होता है, तो रूटिंग करती है ये पैकेट्स की, ठीक है। अब हो गया ट्रांसपोर्ट, और जो मैंने आपको बताया था एंड टू एंड जो रिलायबल ट्रांसफर यही करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और इसका जो प्रोटोकॉल याद रखना टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब चलते हैं 12th पे। ये बहुत सिंपल सवाल है, बिट पे किस पे आ जाएगा, बिट आ जाएगा हमारे फिजिकल लेयर पे, ठीक है। बिट आ जाएगा फिजिकल लेयर पे, ठीक है। सेगमेंट मैंने किस में बताया था, सेगमेंट मैंने आपको लेयर 4 पे बताया था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाएगा, आर का हो जाएगा 2। अब पैकेट मैंने आप पैकेट का भी आपको बताया था, पैकेट का बताओ क्या होगा, पैकेट हमारा काम करेगा नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। अब फ्रेम बच गया, फ्रेम किस में, डाटा लिंक लेयर में। तो क्या आंसर हो गया इसका, पी का 3 हो गया, ठीक है। क्यू का 4 हो गया, आर का 2 हो गया और एस का 1 हो गया। ये आप अपने हिसाब से मैच इसमें कर लेना। तो ऐसे ही सवाल बनेंगे, ठीक है। 13 पे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा ओएसआई मॉडल यहाँ पे फिनिश। अब हम जो करेंगे वो करने वाले हैं हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ओएसआई मॉडल आपके अब तक आपके जो है 4 इंपॉर्टेंट जो नेटवर्किंग वाला जो चैप्टर है उसके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो 5th बचता है वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस, और लास्ट में हमारा बचेगा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। तो चलो फिर एक एक करके सारे के सारे जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो गया वो हो गया है नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो पहला जो हमारे पास डिवाइस आएगा, आप नोटबुक पे लिखोगे, वो है रिपीटर, ठीक है। अब रिपीटर क्या करता है, देखो, जब भी हमारा डेटा किसी फिजिकल केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है ना, तो वो कुछ सपोज कर लो ये जो डेटा है वो ट्रैवल कर रहा है। अब कुछ दूरी चलने के बाद, और इसको इस पॉइंट पे जाना है, कुछ दूरी चलने के बाद ये क्या करता है, वीक होना शुरू हो जाता है, और इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। जब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो वो एग्जाम में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना, उसको बोलते हैं एशुनिएटेड सिग्नल। ये आपने लिखना है साथ में, एशुनिएटेड सिग्नल। जब भी किसी केबल में जो डेटा है वो वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं एशुनेटेड सिग्नल, ठीक है, सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। अब रिपीटर क्या करता है, इसी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसकी स्पीड बढ़ाता है ताकि ये अपने सोर्स तक पहुंच जाए, रिसीवर तक पहुंच जाए। तो इसका मेन यही काम होता है कि ये क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट कर देता है, स्पीड इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, हमारे रिसीवर का। अब क्वेश्चन आता है कि ये ओएसआई की किस लेयर पे काम करता है, तो याद रखना ये ओएसआई की लेयर 1 पे काम करता है, और मैंने आपको ऑलरेडी अभी पढ़ाया है कि लेयर 1 कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए ये फिजिकल लेयर 1 है, ठीक है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो क्या काम होता है इसका, सिग्नल को सिर्फ बूस्ट करने का काम होता है, ठीक है। बस यही है रिपीटर में। और याद रखना क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि रिपीटर एक स्मार्ट डिवाइस है, तो अभी स्मार्ट डिवाइस ये नहीं है। स्मार्ट डिवाइसेस कौन कौन से हैं नेटवर्किंग डिवाइस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और डम कौन सा है वो भी बताऊंगा। तो रिपीटर हो गया पहला। अब हम चलते हैं दूसरा जो है हमारा हब, जिसका काम होता है ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं हब। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। हब सबसे पहले ये समझो कि एक सेंट्रल डिवाइस क्या होता है। सेंट्रल डिवाइस क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। देखो, ये सपोज करो मैंने हब बनाया। अब क्या हो रहा है कि ये डेटा आ रहा है अलग अलग जगह से इसके पास, ठीक है। इसके पास अलग अलग जगह से डेटा आया हब के पास, और हब के साथ काफ़ी कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हब का यही काम होता है कि जैसे ये डेटा आ रहा है और इसे जो है वो कंप्यूटर तक इसको पहुंचाना है, ठीक है। कंप्यूटर तक जो पहुंचाना होता है वो काम होता है हब का, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये ए बेवकूफ़ी करता है। सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ठीक है, एक और बना देता हूँ यहाँ पे डी। ये भी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ए का डेटा टेक्निकली देखा जाए तो ए को जाना चाहिए, लेकिन ए क्या करेगा ना, ये जो इसके पास ये डेटा आ रहा है ये सबको भेज देगा। ये ए को भी भेज देगा, बी को भी भेज देगा, सी को भी भेज देगा और डी को भी भेज देगा। बी का जो यहाँ से डेटा आ रहा है वो टेक्निकली बी को जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, ए को भी भेज देगा, बी को भी भेज देगा, सी को भी भेज देगा, डी को भी भेज देगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इसीलिए जो इसको बोलते हैं, इसको एक डम डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, पागल, क्योंकि ये किसी एक का डेटा वो सबको भेज देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डम डिवाइस बोलते हैं। और नेटवर्किंग में एक टर्म होती है कोलिजन, वो आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग लेवल की चीज़ें हैं, वो नहीं आपको पढ़नी। बस आपको ये सिंपल एक फंडा याद रखना है कि डम डिवाइस को इसलिए भेजते हैं, बोलते हैं। ठीक है, इसे एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबको भेज दे रहा है। ठीक है, ए का डाटा टेक्निकली ए को जाना चाहिए, लेकिन ए बी सी डी को भेज दे रहा है। ठीक है, ऐसे समझो आपने अपना जो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो जो है अपने फ्रेंड को भेजी। ठीक है, अब बीच में हब लगा हुआ, वो क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर आपकी फ़ोटो सबको भेज दे रहा है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया। तो सेम हब यहाँ पे करता है नेटवर्किंग में। ठीक है, तो आई होप आपको हब की चीज़ें समझ आई होंगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये एक सेंट्रल डिवाइस है और इसे डम डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि इसे नहीं पता होता कि डेटा किस स्पेसिफिक कंप्यूटर को देना है, ये सबको दे देता है और सबको मतलब ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसे अनइंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। और याद रखना क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी लेयर पे काम करता है, तो ये भी लेयर 1 पे ही अभी काम करेगा। ठीक है, लेयर 1 जो कि फिजिकल लेयर 1 है, वहाँ पे ये काम करेगा। और याद रखना क्या कहते हैं इसे, डम डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस डिवाइस में सबसे ज़्यादा हैवी कोलिजन होती है, तो याद रखना कोलिजन। देखो, कोलिजन का मतलब होता है डेटा का आपस में टकरा जाना। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे डिवाइस पे, जो है ब्रिज। ब्रिज का काम होता है फिल्टर करने का, ये नेटवर्क को फिल्टर करता है। अभी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिल्टर करने का काम होता है। सबसे पहले आप लिखो कि क्या करता है, ये नेटवर्क को फिल्टर करता है। अब नेटवर्क ये फिल्टर कैसे करता है, तो बस इसमें सिंपल सा समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर इसमें एडवांस चीज़ें आ जाएंगी। बस ये समझना कि दो कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है नेटवर्क में, तो ये ए को उतना ही डेटा भेजेगा जितना इसको इसकी रिक्वायरमेंट है। ये फालतू का डेटा नहीं भेजेगा। इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क फिल्टरिंग। इसमें नेटवर्क फिल्टरिंग का ये मतलब नहीं कि ये वायरस वगैरह का रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क फिल्टरिंग का ये मतलब है कि सिंपली जितनी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर को, उस हिसाब का डेटा भेजेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ब्रिज में एक और चीज़ याद रखना कि ये जो दो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन को, दो छोटे लैंस को कनेक्ट भी करता है ब्रिज। ठीक है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी हमेशा याद रखना कि ये भी लेयर 2 पे वर्क करता है, लेयर 2 पे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है क्या, आपका ब्रिज। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हम कहते हैं स्विच। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं द इंटेलिजेंट डिवाइस। ये चीज़ अपनी नोटबुक पे लिख लेना, स्विच, इसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइस। अब इसका मेन क्या क्या काम है, तो जो चीज़ें खराब की थी हब ने, ये भी एक सेंट्रल ही डिवाइस है। जैसे ये कनेक्टेड है ए बी सी, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है सी डी ई। तो ए का सपोज करो डेटा जो भेजना है वो डी को भेजना है, तो ये डी को ही भेजेगा। ये हब की तरह सबको नहीं भेज देगा, जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को भेजेगा। जैसे सपोज करो बी का डेटा मेरे को भेजना है ई में, तो बी का डेटा ई में ही भेजेगा क्या, आपका स्विच, बाय यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस के जरिए भेजेगा। इसीलिए इसको हम इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि हब क्या कर रहा था, वो रैंडमली किसी को भी डेटा भेज दे रहा था, जनरली सबको भेज दे रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था। लेकिन स्विच क्या कर रहा है, तो स्विच उसी को भेज रहा है जिसकी
उसे ज़रूरत है, मतलब ए का डेटा अगर ई को जाना तो वो ई को भेजेगा, बी का डेटा सी को जाना तो वो सी को भेजेगा, सबको नहीं भेज देगा हब की तरह। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं स्विच को, ठीक है। और स्विच भी याद रखना, ये भी जो काम करता है ये भी लेयर 2 पे काम करता है स्विच, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे काम करता है स्विच, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। और मैक एड्रेस ये भी देखता है, आपको पता होना चाहिए। मैक एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगला जो हमारे पास डिवाइस है वो है रूटर। रूटर की बात कर लेते हैं। अब रूटर का क्या काम होता है, सबसे पहले ये याद रखनी कि ये दो, रूटर का काम है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। जैसे अगर मैं बात करूं, लैन को लैन के साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। लैन को हमारे इंटरनेट जिसे वैन वाइड एरिया नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं हम, रूटर। और जैसे मैंने आपको बोला था कि जो स्विच है वो आपका मैक एड्रेस पे वर्क करता है, लेकिन रूटर जो है वो हमारा आईपी एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। अब क्यों करता है वो नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको कह रहा हूँ उतनी ही चीज़ें हमने पढ़नी है जो बस बेसिक हैं, जो एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि इंजीनियरिंग का पेपर नहीं देना आपको, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आईपी एड्रेस पे काम करता है, ये चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और डेटा को कैसे फॉरवर्ड करता है, तो पैकेट्स की फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है, पैकेट्स की फॉर्म में फॉरवर्ड करता है, ठीक है। पैकेट्स की फॉर्म में फॉरवर्ड करता है। और कौन सी लेयर पे काम करता है, तो याद रखना नेटवर्क लेयर पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेटवर्क लेयर, जो कि है लेयर 3। नेटवर्क लेयर यहाँ पे लिख लेना, जो लेयर है 3, ठीक है। ये हो गया हमारा रूटर, ठीक है। और लास्ट जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है वो है हमारा गेटवे, ठीक है। जो अभी तक हमने 5 पढ़े वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेटवे भी बता देता हूँ, सीख लेते हैं गेटवे, ठीक है। अब इसमें और आपका जो रूटर था उसमें एक डिफरेंस ये आ जाता है, इसका भी काम क्या होता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ना, ठीक है। मान लो ये ए नेटवर्क है, ये बी नेटवर्क है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, लेकिन उनका प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन रूटर के केस में क्या था, उनका जो प्रोटोकॉल था वो सेम था, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल अलग अलग होंगे नेटवर्क्स के, तब भी ये जोड़ देगा गेटवे, ठीक है, कनेक्ट करेगा। लेकिन रूटर के केस में क्या होगा, दोनों का जो होगा वो सेम आपका प्रोटोकॉल होगा। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल आ जाए सवाल में एमसीक्यू में, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो गेटवे होना चाहिए। लेकिन अगर सेम प्रोटोकॉल आ जाए और, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रूटर होना चाहिए। और ये याद रखना कि गेटवे जो है वो आपका कौन सी लेयर पे काम करता है, तो याद रखना एप्लीकेशन लेयर, जो लेयर 7 होती है उस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है आपका गेटवे। तो इसमें बस यही था गेटवे में, क्योंकि यहाँ से सवाल जनरली आता नहीं है, बस आपको इतना ही, बस गेटवे में ये चीज़ें याद रखनी है कि ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के जो नेटवर्क हैं उन्हें भी कनेक्ट करेगा, लेकिन जो रूटर है उनके जो नेटवर्क्स हैं उनका प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए, तब वो जाके कनेक्ट करेगा। समझ में आया? तो ये था डिफरेंस गेटवे और रूटर का, काम दोनों का सेम होता है लेकिन प्रोटोकॉल का चक्कर पड़ जाता है, ठीक है, ये चीज़। और गेटवे को याद रखना प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर भी कहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग प्रोटोकॉल को ये ज्वाइन कर देगा, इसलिए इसको प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर भी कहते हैं गेटवे को। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हमारा जो टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। अब देखो सिंपल है एमसीक्यू, लगाओ इसका क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली एट द फिजिकल लेयर 1। बिल्कुल सिंपल आंसर है, लगाओ। रूटर मैंने आपको बताया था, रूटर किस पे काम करता है, लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच और ब्रिज मैंने आपको बताया था किस में काम करते हैं, ये दोनों डेटा लिंक लेयर लेयर 2 पे काम करते हैं। लेकिन अगर हब की बात करूं तो हब किस पे करता है, फिजिकल लेयर 1 पे। तो ठीक है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं 14 पे। मैच करना है इनके लेयर के साथ, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सवाल आएगा, क्योंकि आपने समझा हुआ है टॉपिक को, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करनी है चीज़ें। अब 14 को बताओ क्या आंसर होगा। हब का हमें पता है, हब का क्या आ जाएगा, लेयर 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पी का आ जाएगा 4,
ठीक है। स्विच की बात करूँ तो स्विच का क्या आ जाएगा, लेयर 2 आ जाएगा। ठीक है। रूटर की अगर बात करूँ तो लेयर 3 आ जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे, गेटवे का लेयर 7 मैंने आपको बताया था, ये आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन उसी हिसाब से सेट किए हैं ताकि आपको सिंपल पता चल जाए। ठीक है। 15 पे चलते हैं। अ रिपीटर इज यूज्ड इन ए नेटवर्क प्राइमरली टू, बताया था मैंने, सिंपल, बताने की भी जरूरत नहीं है। रीजनरेट एंड एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो 15 का क्या आ जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से बताया मैंने आपको। और याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे भी अपने नोटबुक पे नोट बना के लिख लो। ठीक है। फिल्टर मैक एड्रेस, ये किसका काम होता है? मैंने आपको बताया था ब्रिज का। अगर नहीं लिखा होगा तो लिख देना कि ये मैक एड्रेस को फिल्टर करता है। ठीक है। रूटर क्या करता है? पैकेट्स की फॉर्म में रूट करता है। कहाँ गया? ये रूटर का काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या काम आईपी एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम नहीं करता। डी, ये जो काम होता है वो होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 16, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा इज परफॉर्म्ड बाय विच डिवाइस। ये तो आपने मॉडम मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको मॉडम तो पता ही होगा कि मॉडम का क्या काम होता है। एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू मॉडर्न कौन करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये करता है हमारा मॉडम। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है। जैसे मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर भी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 17, विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज टू कनेक्ट टू फंडामेंटली डिफरेंट नेटवर्क्स। अलग अलग प्रोटोकॉल्स को, देखो मैंने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लिख दिया, बताया था, तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, गेटवे। ठीक है। अगर सेम प्रोटोकॉल होता तो क्या आंसर हो जाता? सेम प्रोटोकॉल होता तो हमारा आंसर आ जाता रूटर। ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं 18 पे। अब इसमें ना एक चीज ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्रिज कनेक्ट टू लैंड्स दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल। बिल्कुल मैंने ऐसे बताया था। और डिफरेंट प्रोटोकॉल पे, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल। और अलग अलग प्रोटोकॉल पे मैंने क्या बताया था? अलग प्रोटोकॉल पे तो वो आ जाएगा हमारा गेटवे। मैंने गलती से ऊपर रूटर बोल दिया था, तो उसको एक बार चेंज कर लेना। ठीक है। गेटवे। ठीक है। अब देखो 18 का, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कौन सी लेयर पे काम करता है ये, तो डेटा लिंक लेयर जो लेयर 2 होती है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सी इसका जो है सही सवाल, जो सही आंसर है वो हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है इस एमसीक्यू में? इंटेलिजेंट डिवाइस। बिना कुछ सोच समझे किस पे टिक मारना है, आपको पता ही है। बस। 20, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हब्स एंड स्विचेस। हब क्या होता है? एक डम डिवाइस होता है, और स्विच क्या होता है? स्मार्ट डिवाइस होता है। अब हम देख लेते हैं लिखा गया हुआ है इसमें। रॉन्ग बताना तो ध्यान से पढ़ना, यही गलत हो गया। हब कब से डेटा लिंक पे काम करने लगा? हब किस पे करता है? हमारे फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 पे। ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और लेयर 2 जो डेटा लिंक लेयर है, उस पर स्विच और ब्रिज काम करते हैं। तो सी जो है वो गलत हो जाएगी। ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच मैक एड्रेस यूज करता है, स्विचेस प्रोवाइड बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस देन हब, ये भी मैंने आपको बताया था। 21, विच नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क मेकिंग ट्रैफिक डायरेक्शन ऑन द इंटरनेट। अब बताओ 21 का आंसर। स्विच तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क के अंदर सेम लैन डिवाइसेस को जोड़ता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूटर। ठीक है। रूटर याद रखना, यही डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो फॉरवर्ड करता है दो नेटवर्क्स के बीच में। यही जो है वो रूटर की आइडेंटिटी है। ठीक है। 22 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अ स्विच डिवाइस डिवाइड्स कोलिजन डोमेन्स बट कीप द नेटवर्क इन ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्या ये सही है? देखते हैं। रूटर डिवाइड्स बोथ कोलिजन डोमेन्स एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। तो बताओ कौन सा सही इसमें स्टेटमेंट हो जाएगा? तो ये मैंने आपको स्विच के बारे में बताया था कि सिंगल ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब क्या करता है कि हर एक को नहीं देगा, जिसको जरूरत है उसी को देगा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? अ रूटर डिवाइड्स बोथ कोलिजन डोमेन्स एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स।
और आपको ये भी बात होना चाहिए कि रूटर बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज को पास नहीं होने देता, ठीक है? ये एक क्या करेगा, ये एक बाउंड्री बना देता है, इसलिए ये दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है? तो दोनों को ही डिवाइड करता है, कोलिजन डोमेन को और ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी, ठीक है? 23 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट रूटर्स। रूटर्स के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सेम लैन को जोड़ने के लिए तो हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, रूटर का इस्तेमाल कब से करने लगे? तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? ए बी सी रूटर के लिए सही हो जाएंगे। 24 व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मैक मीडिया एक्सेस एड्रेस? ये तो मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है इसका आंसर? 48 बिट्स का होता है, ठीक है? और फुल फॉर्म भी याद रखना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक एड्रेस। अब ये जो होता है ना आईएसपी, ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आपकी, जैसे अगर मैं बात करूँ जियो एयरटेल, ये सब क्या है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मैक एड्रेस नहीं प्रोवाइड करते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है? और मैक एड्रेस, देखो मैक एड्रेस के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लो कि मैक एड्रेस क्या होता है और कहाँ पे होता है। देखो मैक एड्रेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर परमानेंटली फिक्स होता है, और जो कंपनी बनाती है डिवाइस को वही फिक्स करती है एनआईसी पे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे ही आपका मैक एड्रेस होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में डालना, ठीक है? 26 आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्मेट? बताना है आपको। IPv4 के बारे में कुछ चीज़ें जानो। कितने बिट का होता है? 32 बिट का। फॉर्मेट क्या होता है? डॉटेड डेसिमल, ठीक है? ये चीज़ आपको रटनी है बस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉटेड डेसिमल। अब हम बात करते हैं आईपी कितने बिट का होता है? 128 बिट का। बहुत बारी सवाल आया हुआ है, ठीक है? और इसका फॉर्मेट क्या होता है याद रखना, ये होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल प्लस कॉलन। डॉटेड नहीं होता, ये कॉलन में होता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। 27 ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं आएगा, ये ऐसे ही ऐड हो गया, ठीक है? थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। 28 अबाउट 28 क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, पहली स्टेटमेंट आपकी आईपी वर्जन 6 यूजेस 128 बिट, बिल्कुल सही हो जाएगा। आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट, तो हाँ पुराने हो गए हैं, अब उनकी जगह ले ली आईपी वर्जन 6 ने। तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है? 29 अब इसमें आ जाते हैं हमारे, अब आ जाते हैं हम प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। हमारा प्रोटोकॉल्स वाला टॉपिक जो है अब हम अपना शुरू कर ले रहे हैं। तो हमारा जो नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम करेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है? प्रोटोकॉल्स वाला शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिखो प्रोटोकॉल। सबसे पहले हमारा आ जाता है एफटीपी, ठीक है? फिर आ जाता है एसएमटीपी, फिर आ जाता है डीएनएस, फिर लिखो एचटीटीपी। अब इसमें थोड़े से आपको इंटरनेट वाले और ईमेल वाले भी दिख रहे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नंबर लिखना है इसका, ठीक है? ये आ गए हमारे प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे एफटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 21, ये याद रखना है। एसएमटीपी का होता है 25, ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। डीएनएस का होता है डोमेन नेम सिस्टम का 53, एचटीटीपी का होता है 80, एचटीटीपीएस सिक्योर वर्जन का होता है 443, ठीक है? अब एफटीपी का काम क्या होता है याद रखना, फाइल को ट्रांसफर करता है ये, ठीक है? एसएमटीपी मैंने आपको बताया था मेल्स को सेंड करने के लिए, और डीएनएस क्या करता है, आईपी एड्रेस असाइन करता है, ठीक है? जो आईपी एड्रेस बांटने का जो काम होता है वो डीएनएस का ही होता है। एचटीटीपी की मैं बात करूं तो ये क्या वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी का सिक्योर वर्जन होता है एचटीटीपीएस, जिसका पोर्ट नंबर होता है 443। ये आपको बस अपने दिमाग में छाप लेना है, ठीक है? अपने नोटबुक पे लिख लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स मैं आपको बताऊंगा और उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की बात करूं तो याद रखना दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है? दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक ट्रांसपोर्ट, जो पहले टाइप के आ जाते हैं हमारे पास, वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स।
ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। अब इसके अंदर दो टाइप के प्रोटोकॉल होता है। एक होता है टीसीपी, जो आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये याद रखना, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इसको चलाने के लिए कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल जो वर्क करता है वो करता है एक प्रॉपर कनेक्शन पे, ठीक है। इसीलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि डेटा बिना किसी एरर के सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। जैसे वेब ब्राउजिंग में डेटा पहुंचाना हो, ठीक है। वेब ब्राउजिंग में जब हम डेटा इधर से उधर करते हैं, ईमेल्स में करते हैं, जब एक ईमेल भेजते हैं या ईमेल रिसीव करते हैं, तो उस चक्कर में हम इस्तेमाल करते हैं टीसीपी। दूसरा होता है यूडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस होता है। इसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस, ठीक है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है यूडीपी, ठीक है। और याद रखना, इसमें डेटा डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती। पर ये टीसीपी से जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है याद रखना, लाइव स्ट्रीमिंग पे, वीडियो स्ट्रीमिंग पे, वॉइस कॉल्स पे, ऑनलाइन गेमिंग जो हम खेलते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनकी फुल फॉर्म्स, और जो टाइप कौन सा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये आ जाता है टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम, अगर मैं बात करूं दूसरे की, और जिसके मैंने पोर्ट नंबर बताया ना, बस उसी के इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पोर्ट नंबर नहीं याद रखने। दूसरा हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर, दूसरे टाइप के आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। और इसमें हमारा जो आ जाता है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, HTTPS, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर 80, इसका पोर्ट नंबर 443, ठीक है। FTP, इसका भी मैं बता चुका हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट नंबर होता है 21, ठीक है। मोस्टली 21 याद रखना, ये चीज़ याद रखना। इसके दो होते हैं 20, 21 याद रखना। जो 20 होता है ना, याद रखना, ये होता है डेटा को, ये डेटा सेंड करने के लिए होता है, और 21 होता है डेटा को कंट्रोल करने के लिए। बस आपको 20-21 याद रखना है। ऑप्शन में कोई भी पूछ सकता है, या 20-21 दोनों ही पूछ लेगा, ठीक है। तीसरा जो आ जाता है एप्लीकेशन में, वो आ जाता है हमारा डीएनएस, ठीक है। डीएनएस आ जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये आईपी एड्रेस असाइन करता है, डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, और इसका पोर्ट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया 53। अब जो लास्ट वाला है ना, जो DHCP है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना। DHCP, इसको हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब जो DHCP है ना, और इस DNS में फ़र्क जानो, क्योंकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो, DNS क्या है, जैसे google.com मैंने लिखा, google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा वो करेगा DNS। अब DHCP की मैं बात करूं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने वाईफाई ऑन किया, वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ। अब जिस वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ ना, वो आईपी एड्रेस देने का काम करेगा DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हुआ, DHCP ने आपको आईपी एड्रेस दिया। लेकिन ये जो वेबसाइट्स को आईपी एड्रेस असाइन किया, ये किसने किया? तो ये किया DNS ने। ये डिफरेंस होता है DHCP और DNS के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे घुमा के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है आपको, ठीक है। बाकी DHCP का आपको पोर्ट नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, इन्हें हम इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इंटरनेट। इसमें सबसे पहले आ जाता है ARP। बस आपको इसमें एक चीज़ रट लेनी है कि ये जो है वो आईपी एड्रेसेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, रिजॉल्व करता है। ARP क्या कहता है? सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है? किसी डिवाइस की आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे यहीं पे ही सवाल आ गया, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग एन आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ARP, ठीक है। समझ आ गया? दूसरा जो आ जाता है ना,
दूसरा जो आ जाता है वो होता है आईसीएमपी, ये इंपॉर्टेंट होता है आईसीएमपी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? इसका सिंपल काम होता है नेटवर्क में जितने भी एरर होते हैं, एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, उनको ये ढूंढता है, जिन्हें हम पिंग भी कहते हैं, पिंग कमांड भी कहते हैं। जब हम पिंग कमांड देते हैं तभी क्या करता है जो आईसीएमपी है, वो नेटवर्क में क्या करता है, एरर्स ढूंढता है। तो इसका जो काम होता है वो एरर ढूंढने का आता है नेटवर्क का, ठीक है। तो आईसीएमपी भी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स बता दिए, सारा कवर करवा दिया। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। और मैंने जो आपको पोर्ट नंबर बताया वो याद रखना। जो डिजिटल नोट्स होंगे उसमें सारे प्रोटोकॉल्स होंगे और सारे ही पोर्ट नंबर होंगे। जो यूजलेस है, जो पेपर में नहीं आने, वो भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि आप बस पढ़ लो एक बार, बस पढ़ना है आपको। अब हम चलते हैं, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोकॉल्स। टीसीपी इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल दैट डज नॉट गारंटी डिलीवरी। मैंने क्या कहा था, ये कनेक्शन इसके होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ये नहीं होता कनेक्शनलेस। तो इसमें जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हो जाएंगी, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब इसमें देखो, इसमें सारे के सारे आपके प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, आप कर लोगे, मैंने आपको प्रोटोकॉल वाला टॉपिक करवा दिया। तो आपका सारा का सारा नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है 2 वीडियोस के साथ, ठीक है। किसी ने भी 2 वीडियोस में नहीं करवाया होगा, लेकिन मैंने आपको फुल डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया विद एमसीक्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ सब कुछ बता दिया, ठीक है। आई होप अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेके एसएसबी क्या सीरियल के भी क्वेश्चन लगा के आ जाना, हो जाएंगे, लेकिन ये जेके एसएसबी के लेवल के बहुत ऊपर था, ठीक है। तो ऐसे ही बस आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आता है वीडियोस को, तो मैं इसीलिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जेकेपी एसआई की जो कंप्यूटर सीरीज है उससे रिलेटेड होगी। और अब जो वीडियो आएगी उसको कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर उसमें जो टॉपिक रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा। एसआई लेवल की चीज़ें पढ़ लोगे तो कांस्टेबल आराम से निकाल लोगे कंप्यूटर वाला पार्ट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स, ख्याल रखो।